हेलो फ्रेंड्स। आज का जो पॉलिटी टॉपिक का है वो आखिरी टॉपिक है, जिसमें पहला प्रश्न है कि लेवेंडर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला कथन है, यह यूरोप की देशज फसल है। दूसरा है, भारत में इसकी खेती उत्तर पूर्वी हिमालय तक ही सीमित है। तीसरा है, लेवेंडर के तेल में विषाणु रोधी और जीवाणु रोधी गुण होते हैं। इसके कारण खरोंच लगने और कटने पर इससे आराम मिलता है। कूट के आधार पर इसे चयन करना है, केवल एक और दो। दूसरा ऑप्शन दो और तीन। तीसरा है एक और तीन और चौथा है एक दो तीन। तो इसके आधार पर इसे सही चुनना है। तो जो पहला कथन जो है वो है यूरोप की यह देशज फसल है। तो यह कथन पूर्णतया सही है कि जो लिवेंडर है वह यूरोप की देशज फसल है। दूसरा है, भारत में इसकी खेती केवल उत्तर पूर्वी हिमालय तक ही सीमित है। ऐसा नहीं है। जम्मू कश्मीर के लगभग 20 जिलों में जम्मू कश्मीर के लगभग 20 जिलों में इसकी खेती करनी है। इसलिए दूसरा कथन जो है वो पूर्णतया गलत है। ठीक है। और तीसरा जो कथन है वह है कि लेवेंडर के तेल में विषाणु रोधी या जीवाणु रोधी जो है तत्व पाए जाते हैं, इसलिए इसको लगाने खरोंच लगने पर इससे आराम मिलता है। तो यह एक सही, तीसरा भी जो है इसका सही आंसर है। और यह जो लेवेंडर का तेल जो है यह विश्राम और नींद को बढ़ाने में भी सहायक होता है। इसलिए इसका सही जो है वो एक और तीन है, जो सी ऑप्शन है। इसलिए इसका सी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 82 कि निम्नलिखित में से कौन सी पहले अंतर संचालन योग्य आपराधिक न्याय प्रणाली परियोजना का भाग है। पहला है अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग एवं नेटवर्क सिस्टम। दूसरा है ई जेल। तीसरा है ई फॉरेंसिक। क्वेश्चन नंबर 82, कूट के आधार पर इसका चयन करना है कि एक और दो, दो और तीन, एक और तीन या फिर एक दो तीन। जो इसका सही जो आंसर है वो है आपका डी ऑप्शन। इसके तीनों जो हैं वो सही हैं। ठीक है। यह योजना जो है, जो आपराधिक न्याय प्रणाली परियोजना जो है, यह 2022 से लेकर 2026 तक कार्यकाल इस दौरान इसे लागू किया जाएगा। और जो यह प्रणाली है ICJS, यह सर्वोच्च न्यायालय की एक ई-समिति की एक पहल है जो इसे लागू करेगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83 कि भारत के राष्ट्रपति के सैन्य शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला है, भारत के राष्ट्रपति के पास युद्ध या इसकी समाप्ति की घोषणा करने की शक्ति है। दूसरा है, रक्षा बलों में सर्वोच्च सेनापति के रूप में राष्ट्रपति की शक्ति विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है। इसका सही आंसर है, कोड के आधार पर चुनना है, केवल एक, केवल दो या फिर एक दो दोनों या फिर ना तो एक ही ना ही दो। जो पहला इसका कथन है, भारत के राष्ट्रपति के पास युद्ध और समाप्ति की घोषणा की शक्ति है, तो भारत का राष्ट्रपति जो होता है सर्वोच्च सेनापति होता है। इस क्षमता में वह थल सेना, वायुसेना और नौसेना के प्रमुखों को नियुक्त करता है और उसके पास युद्ध की समाप्ति घोषणा करने और रक्षा बलों की तैनात करने की शक्ति होती है। इसलिए पहला कथन जो है वो पूर्णतया सत्य है। दूसरा है, रक्षा बलों में सर्वोच्च सेनापति के रूप में राष्ट्रपति की शक्ति विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 53 यह कहता है कि राष्ट्रपति की शक्ति का प्रयोग विधि एवं विनियमित द्वारा किया जाएगा और भारत की संसद राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों को विनियमित करने के लिए सक्षम और अधिकृत है। तो इस प्रकार राष्ट्रपति की शक्तियां जो है विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र नहीं है। इसलिए दूसरा कथन जो है पूर्णतया गलत है। इसलिए केवल एक ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84 कि संघ राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन्हें विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। राष्ट्रपति, संसद, संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभा या फिर प्रधानमंत्री। ऑप्शन है एक दो तीन, केवल दो, दो तीन या फिर एक तीन चार।
मतलब कि किसे संघ शासित क्षेत्रों के रूप में शक्तियां, प्रशासन के संदर्भ में शक्तियां प्राप्त है। इसका सही आंसर है वो आपका है 1, 3, 4, 1, 2 और 3 राष्ट्रपति, संसद और संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभा। प्रधानमंत्री संघ राज्यों के प्रशासन से संबंधित के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो ये जो आपका सही आंसर है वो केवल है ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85 कि संविधान राज्यों में विधान परिषदों के उन्मूलन या गठन का प्रावधान करता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है संबंधित राज्य की विधानसभा को इस संबंध में विशेष बहुमत से संकल्प पारित करना चाहिए। दूसरा है संसद साधारण बहुमत से इस संबंध में अधिनियमित कर सकती है। ऑप्शन कोड के आधार पर चुनना है, केवल 1, केवल 2, 1, 2 दोनों, या तो ना तो 1 और ना ही 2। इस आधार पे जो सही आंसर है वो है कौन सा सही है। इसलिए जो पहला इसका कथन सही है, 85 का जो सही आंसर है वो आपका है सी। इसके दोनों कथन जो है वो पूर्णतया सही है, क्योंकि यदि संबंधित राज्य की विधानसभा इस एक संकल्प को पारित करती है तो राज्य विधान परिषद के गठन के लिए जो है 169 जो आर्टिकल है उसके तहत विधान परिषद का गठन किया जाता है। और संसद का जो अधिनियम है वह साधारण बहुमत यानी अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। इसलिए जो है दूसरा कथन भी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86 कि सामयिक अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। वह अध्यक्ष के चुनाव की तिथि निर्धारित करता है, उसे लोकसभा के द्वारा अपने सदस्यों में से चुना जाता है, राष्ट्रपति उसे स्वयं शपथ दिलाते हैं, या फिर बहुमत साबित फ्लोर टेस्ट नहीं करा सकता है। प्रश्न नंबर 86 इसका जो सही आंसर है कि कौन सा कथन सही है, तो है कि सी ऑप्शन कि राष्ट्रपति उसे स्वयं शपथ दिलाते हैं। यही कथन पूर्णतया सही है। एक कथन इसलिए सही नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष की चुनाव की तिथि निर्धारित करता है, ना कि प्रोटेम स्पीकर। इसलिए पहला कथन जो है वो पूर्णतया गलत है। दूसरा विकल्प इसलिए गलत है क्योंकि राष्ट्रपति लोकसभा के सदस्य को प्रोटेम स्पीकर करते हैं। आमतौर पर यह लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्य के लिए चुना जाता है, को ही इसके लिए चुना जाता है। इसलिए बी ऑप्शन गलत है। तीसरा है वह बहुमत साबित नहीं करा सकता है, जब ऐसा भी नहीं है कि जब बहुमत फ्लोर टेस्ट भी प्रोटेम स्पीकर करवा सकता है। इसलिए इसका केवल सी ऑप्शन सही है, बाकी गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87 कि कथक नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कि कथक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि कथक नृत्य के प्रदर्शन में मीराबाई और सूरदास की कृतियां शामिल हैं। कथक नृत्य की परंपरा फारसी नृत्य शैली जैसे वाद्य तत्वों से अप्रभावित है। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह कथक नृत्य के महान संरक्षक थे। इसके आधार पर कूट के आधार पर चुनना है, केवल 1, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1, 2, 3। इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1 और 3, मतलब सी ऑप्शन इसका सही है। ऐसा इसलिए है कि कथक नृत्य के प्रदर्शन में मीराबाई और सूरदास की कृतियां शामिल हैं, इसलिए ये सही है, क्योंकि राधा कृष्ण की विषय वस्तु मीराबाई, सूरदास, नंददास और कृष्णदास की रचनाओं से बहुत अधिक प्रभावित है। और दूसरा कथन जो है इसलिए सही नहीं है कि प्राचीन भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली और फारसी एवं मध्य एशियाई नृत्य शैलियों का मिला जुला नृत्य था, जिनसे नर्तकियों को नाच गर्ल्स के रूप में कहा जाता था। इसलिए यह दूसरा जो कथन है यह सही नहीं है। और तीसरा कथन जो है वाजिद अली शाह जो थे वो कथक नृत्य के बहुत बड़े संरक्षक थे, इसलिए यह कथन पूर्णतया सही है। और जो कथक की एक नई शैली का जन्म हुआ था, ठीक है, जिसे वर्तमान में लखनऊ घराना कहते हैं, जिसे लखनऊ घराना कहते हैं,
वो कथक शैली से ही संबंधित है, इसलिए जो है इसका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह देश के सभी निवासियों का एक रजिस्टर है, चाहे वह भारतीय के नागरिक हो या फिर ना हो। दूसरा है, इसे जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत तैयार किया गया है। केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। इसका जो सही आंसर है वो आपका है ए, केवल एक। केवल एक इसका सही आंसर है, बाकी अन्य गलत हैं। यह देश के सभी नागरिकों निवासियों को रजिस्टर है, चाहे वह भारत के नागरिक हो या ना हो। इसका अंकन किया जाता है। ठीक है, तो इसका अंकन जो है वो किया ही जाता है। इसलिए दूसरा कथन इसलिए सही नहीं है कि इसे 1948 के तहत नहीं तैयार किया जाता है, इसे 2003 के प्रावधानों के तहत तैयार किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ए है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89 कि हाल ही में जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि मंत्रिमंडलीय सम्मेलन विश्व व्यापार संगठन शीर्ष निर्णय वाला निकाय है तथा आमतौर पर प्रत्येक 6 महीने में इसकी बैठक होती है। और दूसरा है कि विश्व व्यापार संगठन में किसी नए सदस्य को शामिल करने के लिए मंत्री स्तरीय सम्मेलन में 2/3 बहुमत से लिया जाता है। कूट के आधार पर इसे सही चुनना है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, केवल दो इसका सही आंसर है। ठीक है, पहला इसका कथन गलत है। पहला कथन इसलिए सही नहीं है क्योंकि इसकी जो बैठक है, इसकी बैठक जो इसमें लिखा है कि 6 महीने में इसकी बैठक होती है, तो यह गलत है। इसकी बैठक जो होती है 2 वर्ष में इसकी बैठक होती है। इसकी एक बैठक जो है वो 2 वर्षों में होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है कि वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को केवल लोकसभा द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है। दूसरा है, इसे प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति से अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। तीसरा है, वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को स्वीकृति देने वाले प्रस्ताव में केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। और डी है, इसे 1991 में वित्तीय संकट के दौरान पहली बार घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 90, इसका सही आंसर है, कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही कथन सही है वो आपका है सी ऑप्शन जो है वो आपका सही है। जो सी ऑप्शन जो है वही इसका सही आंसर है। बाकी ए, बी, डी और इसके गलत आंसर हैं। क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि वित्तीय आपात की उद्घोषणा केवल लोकसभा के द्वारा अनुमोदित नहीं की जा सकती, इसके लिए राज्यसभा का भी समर्थन होना आवश्यक है। और इस प्रत्येक 6 महीने की संसद की स्वीकृति से अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है, ऐसा भी नहीं है। और 1991 में वित्तीय संकट के दौरान पहली बार इसे घोषित किया गया था। और क्योंकि आज तक भी भारत के इतिहास में वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91 कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए संविधान में निर्धारित योग्यताओं के संदर्भ में कथनों पर विचार करिए। पहला है, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह राज्य विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, यह विकृचित या उन्मोचित दिवालिया ना हो। तो कूट के आधार पर चयन करना है, केवल एक, केवल दो, केवल तीन या फिर 1, 2, 3। इसका सही आंसर है केवल 1। इसका केवल सही है, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यह पूर्णतया सही है। राज्य विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रही है, ऐसा नहीं है कि राज्यपाल के पद के लिए, जो राष्ट्रपति पद के लिए लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के और उपराष्ट्रपति के लिए राज्यसभा के लिए निर्वाचित होने की योग्यता होना आवश्यक है, लेकिन राज्यपाल के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं लगी हुई है, इसलिए इसका कथन गलत है। ठीक है, और जब विकृचित या उन्मोचित दिवालिया ना हो, यह जो अयोग्यता है वह राज्यपाल पद से संबंधित नहीं है या विधायकों से या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से संबंधित है, इसलिए दूसरा कथन भी तीसरा कथन भी गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92
किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, और दूसरा, राज्यपाल के पद को केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं माना जाता है। इसका है केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। इसका सही आंसर है में कौन सा सही नहीं है, तो जो इसका है दूसरा जो है वो पूर्णतया सही है और पहला जो है गलत है, क्योंकि यह 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा ना होकर 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 के द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई थी कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, जबकि जो यह केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं माना जाता है, यह 1979 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि राज्यपाल का पद कोई केंद्र सरकार के द्वारा रोजगार नहीं माना जा सकता है, या उसके नियंत्रण में नहीं है, या उसके अधीन नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93 कि भारत के संविधान के किस भाग में अर्जित राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के विशिष्ट प्रावधान है। ऑप्शन है भाग 1, भाग 5, भाग 8 या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत के अर्जित राज्य क्षेत्रों के प्रशासन में कोई अलग से प्रावधान नहीं है। इसकी बजाय राज्य क्षेत्रों के संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के अर्जित राज्य क्षेत्रों पर भी लागू होते हैं। ऐसा भारत के संविधान अनुच्छेद 366 के 30 में ऐसा दिया गया है, इसलिए इसमें कोई है नहीं, इसलिए ये हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94 कि क्रेडिट रेटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि क्रेडिट रेटिंग जो है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दूसरा है सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग अन्य देशों के साथ स्वयं की तुलना के लिए देश की आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों का आकलन करती है। वर्तमान में S&P द्वारा प्रदत्त वैश्विक रेटिंग में भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग AAA है। उपयुक्त कथन में से इसका चयन करना है, केवल एक, केवल दो, एक और तीन, या फिर दो और तीन। इसका सही आंसर है वो है बी ऑप्शन, केवल दो। ठीक है, केवल दूसरा सही आंसर है, बाकी अन्य जो है गलत है, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग जो है वो उसका जो विनियमन जो नियंत्रण होता है वो सेबी के द्वारा किया जाता है, ना कि RBI के द्वारा, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है इस समिति का गठन लोकसभा से पहले राज्यसभा में किया गया था, या सदस्यों की आचार संहिता को लागू करती है, या कदाचार के मामलों की जांच करती है और समुचित कार्यवाही की अनुशंसा करती है। इस प्रकार यह संसद में अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने का कार्य करती है। जो उपरोक्त परिच्छेद है या किस संसदीय समिति का वर्णन किया गया है। ऑप्शन है विशेषाधिकार समिति, नियम समिति, आवास समिति या फिर आचार समिति। क्वेश्चन नंबर 95। इसका सही आंसर है डी आचार समिति। आचार समिति जो आचार समिति है इसकी जो गठन हुआ था, आचार समिति का जो गठन किया था वो राज्यसभा में हुआ था। ठीक है, और इसकी गठन जो है इसे 1997 में किया गया था, और इसी जो आचार समिति जो लोकसभा के लिए है, लोकसभा में इसका गठन जो किया गया था वो 2000 में किया गया था, इसलिए इसका गठन डी सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96। केंद्र राज्य के संदर्भ में राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के संभावित प्रभाव के बारे में बात करनी है कि पहला है राज्य विधायिका की विधायी शक्ति संसद की अधिभावी शक्ति के अधीन हो जाती है, और दूसरा है राज्य सरकार स्वतः निलंबित हो जाती है और केंद्र की कार्यकारी शक्तियों का विस्तार राज्य तक हो जाता है, और तीसरा है राष्ट्रपति भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के विषयों पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। तो कूट के आधार पर चयन करना है, केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर 1, 2, 3। इसका सही आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, केवल 1 और 3। केवल एक। दूसरा इसलिए नहीं चाहिए कि आपातकाल के समय किसी भी राज्य
को किसी भी मामले पर कार्यकारी निर्देश देने की शक्ति केंद्र को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार राज्य सरकारें जो हैं केंद्र के नियंत्रण में आ जाती है, लेकिन उन्हें निलंबित नहीं किया जाता है। इसलिए दूसरा कथन गलत है, बाकी पहला और तीसरा कथन जो है वो पूर्णतया सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। भारतीय की संसदीय समितियों में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि उन्हें सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित किया जाता है अथवा लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के द्वारा नाम निर्देशित किया जाता है। दूसरा, ये भारत के राष्ट्रपति के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हैं। और तीसरा है परामर्शदात्री समितियां एक प्रकार की संसदीय समितियां होती हैं। तो निम्नलिखित कथनों में कूट के आधार पर चयन करना है कौन सा कथन सही है। केवल 2, 3, केवल 1 और 2, और या फिर 1, 2, 3। तो इसके आधार पर कौन सा सही आंसर है ये चुनना है। इसका सही आंसर है वो आपका है बी, केवल 1 इसका सही आंसर है। दूसरा और तीसरा गलत है क्योंकि जिस सदन में निर्वाचित किया जाता है उन्हें लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नाम निर्देशित किया जाता है, इसलिए पहला सही है। दूसरा गलत इसलिए है कि वह अपना प्रतिवेदन सदन को लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को सौंपते हैं। तीसरा है परामर्शदात्री समितियां एक प्रकार की संसदीय समितियां होती हैं, जिससे ऐसा नहीं है कि परामर्शदात्री समितियों में भी संसद के सदस्य होते हैं, लेकिन ये संसदीय समितियां नहीं होती क्योंकि ये 4 शर्तों को पूरा नहीं करती हैं। ठीक है, 4 शर्तों को पूरा नहीं करती है, और वो 4 शर्तें जो हैं तो जो 4 शर्तें हैं उनकी संरचना, कार्यकाल और कार्यवाद के रूप में विशेष प्रावधान नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें संसदीय समितियां नहीं कहा जाता है। इसलिए तीसरा कथन भी पूर्णतया गलत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98 कि भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में करकट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, सही आंसर है बी ऑप्शन। जो करकट्टम जो है वो तमिलनाडु का लोक नृत्य है, जो कि तमिलनाडु का लोक नृत्य है जो नृत्य वर्षा देवी मरियप्पन की स्तुति में किया जाता है। और यह लोक नृत्य तमिलनाडु और केरल दोनों राज्यों में ही इसका आयोजन होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99 कि केंद्र सरकार ने 2022-23 के बजट में वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों के संबंध में एक विशिष्ट कर व्यवस्था का प्रावधान किया है। इस व्यवस्था पर विचार करना है कि पहला है भारत में नॉन फंजिबल टोकन वर्चुअल डिजिटल संपत्ति की परिभाषा के अंतर्गत आता है। भारत में किसी वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से होने वाली आय को कर से छूट प्राप्त है। तीसरा है वर्चुअल डिजिटल संपत्तियों के लेन देन के दौरान हुए नुकसान को किसी अन्य आय के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है। ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, केवल 2, 3, केवल 1, 3 या फिर 1, 2, 3। इस आधार पर इसका सही आंसर है वो आपका है ए, केवल 1। केवल 1 इसका सही आंसर है, बाकी जो अन्य है वो इसके गलत है, क्योंकि वर्चुअल डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण से आने वाली आय को छूट प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100 कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियों में कटौती प्रस्ताव को वैध नहीं माना नहीं जा सकता। पहला, इसमें विशेषाधिकारों का प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए। दूसरा, इसे भारत की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित नहीं होना चाहिए। तीसरा है यह केवल एक मांग से संबंधित होना चाहिए। और चौथा है इसमें मौजूदा कानूनों में संशोधन या निरसन का सुझाव दिया जा सकता है। कूट के आधार पर चुनना है केवल 2, केवल 2 और 4, 1 और 3, केवल 4। इसका सही आंसर है वो है डी, केवल 4। इसका केवल 4 ही ऑप्शन सही है, बाकी अन्य जो है वो गलत है, क्योंकि कटौती 3 प्रकार का होता है: नीति कटौती प्रस्ताव, मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव, सांकेतिक कटौती प्रस्ताव। पहला कथन जो है इसका सही आंसर जो है वो है डी ऑप्शन, केवल चौथा ही सही है, बाकी इसके जो अन्य ऑप्शन हैं वो गलत है। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन जो पॉलिटी विषय से संबंधित थे। जो पॉलिटी टॉपिक आज खत्म होता है।